अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह खैर जनाब, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जनाब पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। नए दिन का आगाज़, नई सुबह का आगाज़ एक अच्छी बात से ही कर लेते हैं कि हम सब ना दूसरों के मुतालिक एक राय रखते होते हैं और उस पर पुख्तगी से कायम भी होते हैं और हम दूसरों का मुहासबा भी बहुत शौक़ से करना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़ात और उसकी खामियों को हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हम सब अपनी ज़ात को बहरहाल दुरुस्त ही मानते होते हैं? हालांकि हकीकत में हम लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा हम ख़ुद को समझ रहे होते हैं और बाज़ औक़ात हम जो है ना समाज ज़हनी और अखलाकी गिरावट और पस्ती का इस हद तक शिकार हो जाते हैं कि जहन संजीदा और मयारी फ़िक्र से उकताने लगता है और अखलाकी इक़दार से बेपरवाह हो जाता है। और उस वक्त हमारी जो इज्तिमाई सूरत हाल है ना, उससे मुख्तलिफ नहीं होती कि एक शख्स जिससे ज़िंदगी में हम कभी मिले नहीं होते हैं, हमारा राब्ता नहीं होता और सिर्फ कह लें कि या तो हम मीडिया या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए उससे राब्ते में होते हैं और मैंने तमाम ज़िंदगी शायद उसे देखा भी ना हो, उसके बारे में सिर्फ सुना ही हो, उससे पर्सनल मुलाकात भी ना हो, लेकिन मेरी मालूमात का जो ज़ख़ीरा है वो बिलवास्ता है, लाइव भी नहीं है और डायरेक्ट भी नहीं है मेरी इन्फॉर्मेशन उसके साथ या मेरा राब्ता उसके साथ, लेकिन मेरी हर बात उसके बारे में ऐसी वसूक और यकीन से होती है जैसे मैंने उसके साथ कहीं सफ़र किया होगा, कहीं खाना खाया होगा या उसके साथ कोई ऐसा मामला तय पाया होगा, जबकि मैं उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं होती हूँ। तो एक और भी बड़ी दिलचस्प सी हमारे इर्द गिर्द एक कॉमन सी मैं तो कहूँगी कि प्रैक्टिस हो रही होती है कि आप कहीं मजलिस में बैठे हुए होते हैं, कहीं जनाब महफिल में बैठे हुए होते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो मिल के किसी एक के बारे में घंटों बातें करते रहते हैं और जिससे वो कभी मिले भी नहीं होते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उस बंदे को पता भी नहीं होता कि अच्छा मेरे बारे में इस तरह की बातें भी हो रही होती हैं। उस महफिल में कुछ उसके तरफदार भी होते हैं, कुछ मुखालिफ भी होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ ना उलझ रहे होते हैं, लेकिन खामोशी कोई भी उस वक्त इख्तियार नहीं करता है। हर कोई अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन उस वक्त दे रहा होता है और हम जो है ना वो अपनी ज़ात को भूल जाते हैं और बस दूसरों से मुतल्लिक आरा कायम करने का जो शौक़ रखना है ना हमारा, वो सबसे बड़ी मसाइल की जड़ होती है। इसलिए क्योंकि हम एक अपने से ही पर्सपेक्टिव और ओपिनियन बना लेते हैं, तो इसलिए जनाब हमें दूसरों के साथ ना मिलना मिलाना चाहिए। खाने पीने के बग़ैर महज जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ना उस पर कमी यकीन करना चाहिए और हर गुज़रे हुए वक्त पर जनाब हमें आँख नहीं धरनी चाहिए या सुनी सुनाई बातों पर भी हमें कान नहीं धरने चाहिए हैं। अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। जब तक आप अपनी कानों से, अपनी आँखों से कुछ नहीं सुन लेते, कुछ नहीं देख लेते हैं, तब तक कोई आरा, कोई ओपिनियन हमें नहीं कायम करनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है कि किसी ने कुछ और पर्सपेक्टिव में, कुछ और सिनेरियो में कोई चीज़ बोली हुई होती है, कुछ चीज़ एक्शन किया हुआ होता है, लेकिन वो जब आप तक पहुंचती है तो वो दो चार बातें उसमें ऐड ऑन होकर आप तक पहुंचती है। मैं ऐसा कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि जनाब जो चीज़ आप तक पहुंच रही होती है वो एज इट इज़ पहुंच रही होती है, कभी भी नहीं ऐसा होता है। जब आप तक वो चीज़ दूसरे किसी पर्सन के थ्रू पहुँचती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन ज़रूर हुआ होता है, या ऐड हुआ होता है या कम हुई होती है। तो इसलिए दूसरों की बातों में आके दूसरों को ओपिनियन के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, अपनी आरा कभी भी नहीं तश्कील देनी चाहिए। ये आज का मेरा पैगाम था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है कि खुद अपने दिमाग से सोचना चाहिए, अपने दिल से हमें फ़ैसले करने चाहिए। जनाब सेगमेंट हमारा फिटनेस एंड हेल्थ, जिसमें हम जनाब शेडियों को सेहत के हवाले से दरपेश मसाइल की बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट के ज़रिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर और इलाज बताते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्ज़ के बारे में जो एक दफ़ा हो जाए तो फिर साल साल आपके साथ चलता है और अक्सर मरीज़ को मौत के मुंह तक छोड़कर ही दम लेता है। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ गुर्दों के मर्ज़ के हवाले से। और अगर बात की जाए गुर्दों के बेहतरीन हालत में काम करने की, तो गुर्दों के अफ़ाल में 90% कमी पर भी वो अपना काम जो है ना बखूबी अंदाज से कर सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा कमी को किडनी फेलियर भी तस्वुर किया जाता है। और गुर्दों के अमराज की शरह में हालिया चंद दहाइयों के दौरान दुनिया भर में नुमाया इजाफा देखा गया है
और गुर्दों के अमराज में सबसे ख़तरनाक मर्ज़ वो होता है जिसमें जो उज़्व होता है वो काम करना ही छोड़ देता है, और हर साल उसके नतीजे में दुनिया भर में लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ गुर्दों के अफ़ाल मुतासर होते हैं। ताहम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रोल और गुर्दों में पथरी इस गुर्दे फेल होने का खतरा बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो गुर्दों के मर्ज़ से कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं उसको अपनाकर इस मर्ज़ से बचा जा सकता है, और इसको कम किस तरह किया जा सकता है कि जल्दी पता चलने पर क्या क्या मुमकिन इलाज भी हो सकता है, उस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली सकलैन हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने आज बुलाया अपने हेल्थ सेगमेंट में। और दूसरा ये भी बताती चलूँ जनाब कि 9 मार्च को किडनी डे भी मनाया जाएगा, और दूसरा जैसे कल मार्च का महीना भी शुरू हो जाएगा और पूरा मार्च ही इसके साथ मंसूब कर दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किडनी फेलियर के हवाले से या किडनी इश्यूज़ के हवाले से जो है वो पहुंचाई जा सके आप तक। तो आज भी हम वही कोशिश करेंगे कि जनाब जितना ज़्यादा हो सके अवेयरनेस और मालूमात आप तक पहुँचाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि ये वजह क्या है, मतलब मोस्ट कॉमन जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो गुर्दे हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जी मुनीबा, आपने बड़ा अच्छा आज टॉपिक हेल्थ का ये रखा है, और ख़ास तौर पर मैं भी आपका जो इंट्रो है वो सुन रहा था। इसमें बड़ी अच्छी मालूमात दी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए इस तरह इजाफा करके फिर हम वजूहात की तरफ आते हैं कि आपने सही कहा कि ये इस वक्त दुनिया का मसला नहीं, पाकिस्तान भी उसी मसले में से गुजर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं पूरी दुनिया में तकरीबन 850 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त गुर्दे के मरीज़ मौजूद हैं। और अगर हम पाकिस्तान की तादाद को देखें तो ये तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब पहुँच गई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का हर छठा या 7वां शख्स गुर्दे की किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, फिर आपने अमवात की बात की है अपने इंट्रो में। अमवात पाकिस्तान में तकरीबन अगर हम 2021 या 22 का डाटा उठा के देखें, जो कि रफ होता है, एक्चुअल तो नहीं है, लेकिन उस अंदाजे के मुताबिक भी 30 से 35 हज़ार अमवात सालाना सिर्फ गुर्दे के मरीजों की यानी कि इस वजह से है। ये भी बहुत बड़ी रेशो है, तो ये बहुत बड़ा आप ये देख लें। अब अगली बात आपने इसी के दरमियान में कही है जी कि इससे बचा कैसे जा सकता है, वो हम इस आगे सेगमेंट में जाके बात करेंगे। लेकिन आपका वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से मैं बताऊं कि मार्च का महीना जो है ये किडनी का आलमी दिन चूंकि इसमें मनाया जाता है, जो मार्च की हर दूसरी जुमेरात है ना, अच्छा ये उसको ये फिक्स है, डेट कोई भी हो जाए, लेकिन मार्च का जो सेकंड थर्सडे है ये वर्ल्ड किडनी डे यानी कि गुर्दों का आलमी दिन है। और इस एक दिन नहीं बल्कि पूरे इस महीने और वीक में पूरी दुनिया में किडनी हेल्थ के ऊपर एक कैंपेन चलाई जाती है, जिसमें वॉक है, जिसमें सेमिनार्स हैं, जिसमें पब्लिक के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स, ये वो मुख्तलिफ तरीकों से हम लोगों तक आगाही पहुंचाते हैं। मकसद भी उसको मनाने का यही है जो आपके इंट्रो का है कि लोगों को इसकी एजुकेशन तालीम मिलेगी तो वो अपना बचाव कर सकेंगे। वो बचाव कर सकेंगे तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि गैर तरक्की याफ्ता है, बजट इतना लो नहीं करता, और ये डायलिसिस का बहुत बड़ा बोझ है खानदानों पे, हुकूमत पे, और आजकल के मुआशी हालात के मुताबिक तो बिल्कुल ही सूरत हाल बहुत मुश्किल है। अब आते हैं हम वजूहात की तरफ। सबसे बड़ी वजह पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी गुर्दों के नकारा होने की या गुर्दों की बीमारी की डायबिटीज़, ये सबसे बड़ी वजह है। और आप साथ ही एक सेंटेंस बोल दूं कि पाकिस्तान का हर चौथा शख्स इस वक्त शुगर की मर्ज में मुब्तला है। जी। अब आप ये देखें कि चौथा शख्स शुगर का मरीज और हर 7वां गुर्दे का मरीज, और इतना लिंक है इनका। दूसरी बड़ी वजह यह है कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अच्छा। मौजूदा हालात के मुताबिक पाकिस्तान का हर तीसरा चौथा शख्स ब्लड प्रेशर का भी मरीज हो चुका है। और अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर को मिला लें तो 70% तो गुर्दे के नकारा होने की ये 2 ही बीमारियां वजह बन गई। अब तीसरी वजह पे आते हैं, गुर्दे की कुछ अंदरूनी बीमारियां जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़ियत के मुताबिक होती हैं। चौथे नंबर पर है गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स। और 5वीं बहुत बड़ी वजह जो कि पाकिस्तान में शायद सबसे बड़ी वजह ना हो जाए,
वो ये है कि दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, सेल्फ मेडिकेशन, पर्टिकुलरली अगर एक बात करें तो जो पेन किलर्स हैं उसमें एनसेड्स एक ग्रुप है। जिस तरह हम रूटीन में और मैं अपने हर टीवी प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि हमारा हर घर मिनी मेडिकल स्टोर ऐसे ही है, नो डाउट ऐसे ही है। और हम उठाते हैं पेन किलर, सर दर्द हुई, जोड़ में दर्द हुई, कुछ विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन हम ये मेडिसिन का इस्तेमाल, और इससे भी गुर्दों की जो ऑलरेडी बीमार लोग हैं वो जब पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और फिर आखिर पे कुछ वरासती बीमारियां हैं। अच्छा। लेकिन ये रेयर चीज़ें होती हैं, लेकिन कॉमन आप यही देख लें कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी स्टोन और दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल। अच्छा, जिस तरह कहा जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो जाए तो वो भी बहुत सारे आपके ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि अच्छा डायबिटीज़ अब हमारे गुर्दों को इफ़ेक्ट कर रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर शुगर के मुतल्लक जब आप मालूमात में जाते हैं तो शुगर को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, ऐसे ही यानी कि सारी बीमारियों की माँ कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि सर से पांव तक हर हिस्सा उस बीमारी में मुतासर होता है। ऐसे ही है। 3 बड़े हिस्से, जिसमें किडनीज, जिसमें आंखें और जिसमें हार्ट। यानी कि शुगर का मरीज हार्ट का पेशेंट भी होगा, आंखें में बिनाई उसकी कमजोर होगी। पूरी दुनिया में बिनाई के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह शुगर है। गुर्दों की बीमारी की सबसे बड़ी वजह शुगर, हार्ट अटैक्स की सबसे बड़ी वजह शुगर। अब आपका सवाल है कि कैसे पता चलेगा? अच्छे वक्त में जब हमें पता चलता है कि हम शुगर के मरीज हो गए हैं, यहाँ से खराबी हमारे मुआशरे में और मरीजों में स्टार्ट होती है। उस वक्त हम उसके कंट्रोल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं करते। अच्छी सेहत होती है, रूटीन में खाना पीना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इसका मैं एक और एग्जांपल देता होता हूँ कि मरीज़ों का परहेज़ पता शुगर वालों का क्या है कि चाय फीकी पीनी है, साथ गुलाब जामुन खा रहे होते हैं। तो जब परहेज़ का पूछा जाता है तो डॉक्टर साहब चाय फीकी पीता हूँ। जब आप ऐसे रवैये रखेंगे, शुगर कंट्रोल ना हो, और उसके बाद ये जो आपके ब्लड में मुस्तकिल शुगर का हाई रहना, ये गुर्दों की खून की नालियों को डैमेज करता है, फिल्टर्स को डैमेज करता है, जिससे आपके किडनी का फंक्शन डैमेज हो जाता है। और इसी तरह आंखों को भी पीछे जो खून की नालियां हैं, पर्दा जो होता है पीछे, वहां पे जाके ही ये शुगर मुतासर करती है, तो आपकी बिनाई कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो मकसद एक ही है, यहाँ पे हल क्या होगा कि जिस दिन उनको पता चल जाए कि शुगर है, वो सालाना अपना आंखों का मुआयना, ठीक है, और अपने किडनी के टेस्ट हर शुगर वाला मरीज जरूर कराए, जो हमारे मुल्क में नहीं है ना। हम तो हमारे मुल्क में नहीं होता। प्रायोरिटी रखी नहीं है हमने सेहत के, हम जाके 6 महीने बाद या एटलीस्ट चलो साल बाद जाके अपने पूरे जिस्मानी टेस्ट करा सकें कि कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज तो नहीं। प्रायोरिटी की जहाँ तक आपने बात की है, तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी लिस्ट भी बड़ी अच्छी है। अच्छा। और मैंने इसको यूरोप से कंपैरिजन किया है, क्योंकि मैं वहाँ पे अक्सर जाता हूँ, रहा भी हूँ। तो यूरोप में एक जो सिटीजन है, वो जब घर से निकलता है ना, लिस्ट बना के 10 कामों की, और उसमें अगर कहीं उसका मेडिकल चेकअप है तो उसको वो नंबर 1 लिखता है, क्योंकि वो करके बाकी काम करेगा। पाकिस्तान में क्या है, हमने 10 लिस्ट बनाई है, तो हमने जो मेडिकल चेकअप या डॉक्टर उसको 10वें नंबर पर लिखना है। माइंड सेट ये है कि टाइम बच गया तो काम चले जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। सेहत है तो आप सब कुछ है, अदरवाइज तो नथिंग। तो कितनी मतलब कौन से स्टेज है कि उसके बाद फिर जो किडनी फेलियर है उसके ऊपर नहीं कोई इलाज नहीं है, या डायलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, या इस बीमारी को रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता है? हाँ जी, ये आपने का बड़ा अच्छा सवाल है। आपने खुद भी इंट्रो में थोड़ा सा उसके 10% की जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसको हम 5 स्टेजेस में तकसीम करते हैं। ठीक है। जो 5वीं स्टेज है ना, वहाँ पे गुर्दों का फंक्शन 15% से कम रह जाता है। अच्छा। और ये वो स्टेज है 5वीं, जहाँ पे मरीज को डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ पे जो दवाइयों का असर है या आपके परहेज से जो कुछ कंट्रोल है, वो आपकी बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो ये मुश्किल, वहाँ पे वो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब जो पहली स्टेज से लेकर 4थी स्टेज तक है ना, ये वो टाइम है कि जो मरीज अपने डिसिप्लिन के साथ, जिसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जिसमें शुगर कंट्रोल,
जिसमें दवाइयों को टाइम पे लेना, जिसमें डॉक्टर से फॉलो अप करना, जिसमें अपने टेस्ट टाइम पे कराते रहना, जिसमें खुराक का परहेज, ये करके वो इन 4 स्टेजों में जितना भी लंबा अरसा दवाइयों पे रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहें तो बड़े अच्छे डिसिप्लिन वाले मरीज हैं कि जो बहुत लंबा टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन मुनीबा बदकिस्मती बताऊं हमारे यहाँ कि पेशेंट हमारे फॉलो अप में भी बहुत पुअर हैं। अच्छा, आते ही नहीं है? बस आपने उनको कहा जी कि ये टेस्ट आपने 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद कराना है। हाँ। वो 6 महीने के बाद प्रेजेंट होंगे। अच्छा। अब 6 महीने में वो वाली जो अहमियत है जो 2 महीने पहले चीज देख के आपकी मेडिसिन एडजस्ट करनी थी या आपकी रहनुमाई करनी थी, वो जब 6 महीने के बाद होगी तो उसका वो मकसद नहीं रहता। फिर अगर उनके शुगर और ब्लड प्रेशर की हम दवाइयां एडजस्ट करके उनको कहते हैं जी कि आपने महीने बाद आके इस रिकॉर्ड के साथ आना है। अच्छा। यकीन माने कि मोर देन 90% पेशेंट्स हमारे ना घर में वो ब्लड प्रेशर का कोई रिकॉर्ड लिखते हैं, ना वो शुगर का लिखते हैं। मैनी टाइम्स तो ये सुनने को मिलता है कि जी ग्लूकोमीटर पड़ा हुआ लेकिन चेक नहीं की। अच्छा। जब तक, क्योंकि आज लोगों तक ये मैसेज, ये हम उनको क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, ये बातें इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि ये वो चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनको आज हम, अगर नाजरीन हमारा प्रोग्राम सुनकर इनको अपना लें तो ये जो डायलिसिस का खौफ है, ये जो बीमारी बढ़ती जा रही है, हाँ। इसको कंट्रोल करने का वाहिद रास्ता यही है जो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, जो माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा साइंस एंड सिम्टम्स भी तो होंगे कि अगर ये बीमारियां हमारे किडनी को इफेक्ट कर रही हैं तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं हमें? जी, ये एक और आपका अच्छा सवाल है और इसमें चंद एक बातें बताऊंगा। अच्छा। जो घर में, और इसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। अच्छा। सिर्फ आपने खुद नोट करना है। सही, ये किसी बच्चे में हो, किसी बड़े में हो, बुजुर्ग में हो। सबसे पहली बात, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो अगर आपके चेहरे पे सोज पड़ी हो, अच्छा, और खास तौर पर आंखों का निचला हिस्सा जो है यहाँ पे स्वेलिंग हो, तो इसको आप नॉर्मल ना समझें। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, सही। इसके साथ आप अगला ये देखें कि आपके टांगों पे, टखने पे आप अंगूठे से दबाएं और अगर वहां पे सोज और गड़ा पड़ जाए तो ये एबनॉर्मल है। ये दूसरी बड़ी अलामत है कि आपको किडनी के बारे में सोचना चाहिए। सोज का पड़ जाना पहली अलामत होगी, वो चेहरे पे भी, टांगों पे, पाँव पे। ठीक है। अगली बात ये है कि हम रूटीन में पेशाब करते हैं और जब हम पेशाब को करते हुए देखें तो चंद सेकंड के लिए ऊपर झाग बनती है और वो डिसअपीयर हो जाती है। अगर आपने यूरिन पास किया है और बहुत ज्यादा झाग बन रही है, जिस तरह सर्फ जब आप पानी में मिक्स करते हैं तो पूरी वो झाग बन जाती है और वो स्टे करती है जी, तो ये पहली अलामत है। यहाँ पे अभी टेस्ट की भी जरूरत नहीं कि आपके गुर्दे के जो फिल्टर है वहां से प्रोटीन का इखराज शुरू हो गया है। और ये शुगर के मरीजों को खास तौर पर नोट रखना चाहिए। उस वक्त तक ब्लड के टेस्ट भी नॉर्मल होते हैं। तो ये यूरिन का टेस्ट ही हमें लीड करेगा कि गुर्दों का डैमेज यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो सोच का पड़ जाना, पेशाब में बहुत ज्यादा झाग बनना, आपका सांस फूल रहा है, आपका लेटते हुए चलने फिरने से बहुत ज्यादा आप थोड़ा सा चलते हैं और सांस फूल जाता है। ठीक है। ये भूख की कमी हो जाना। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपको खून की कमी है और सारे ये सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि खून जिगर में बनता है, लेकिन आज मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस्म का 25% जो खून बनाने का अमल है वो गुर्दों में होता है। तो गुर्दे की बीमारी में भी खून की कमी होती है। लोगों का ध्यान ज्यादा जिगर की तरफ चला जाता है। तो आपको खून की कमी है, आपको सोज है, आपके पेशाब में झाग आ रही है, आपको भूख की कमी हो गई है, आपको कोई और मसला नहीं है, लेकिन आपको नौजिया रहना, आपको उल्टी आ जाना, और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाएगी, नकाहत, कमजोरी और ये चीजें बढ़ती जाएंगी। और सिर्फ यही साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आप घर में आइडेंटिफाई करके और यहाँ से टेस्ट करा लें, मुआलिज से रिव्यू कर लें, करा लें और जाके डॉक्टर को एटलीस्ट चेक कराएंगे मुझे इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप इस बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। यही टाइम है कि आप जितना अर्ली उसको पकड़ लेंगे तो आप जो बाकी हमने गुर्दे फेल होने वाली बात की है या आखिरी स्टेज की,
तो उससे बचने का यही रास्ता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, डायलिसिस के बाद जब एक दफ़ा डायलिसिस हो जाते हैं एक पेशेंट के, तो उसके बाद क्या उसके गुर्दे उसी तरह प्रॉपरली फंक्शन करते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स भी कभी कभार कहते हैं कि शायद ये सही तरीके से काम करेंगे या नहीं करेंगे, उनको भी नहीं पता होता, तो नहीं करवाने पड़ेगा बाद में डायलिसिस। तो क्या प्रॉपर तरीके से उसी तरह काम कर रहे होते हैं जैसे सही गुर्दे काम कर रहे होते हैं? मुनीबा, गुर्दे की बीमारियों को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक बीमारी है कि आपको आर्जी तौर पर गुर्दे नकारा हुए हैं, मसलन डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो गई है शदीद, वो आपको डायरिया लग गया, किसी भी वजह से हो गई है, मौसम की शिद्दत, ये सारी चीज़ें उसमें अमल दखल करती हैं, तो पानी की कमी हो गई है और उससे आपके गुर्दे नकारा हुए हैं। आपको कुछ सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, अच्छा, उससे गुर्दे आपके नकारा हो गए। जिस तरह मैंने पेन किलर्स की या दवाइयों की बात की या किसी दवाई ने रिएक्ट किया है, ये वो बीमारियां कि जहाँ पे ये आर्जी तौर पर डैमेज हुआ है, यहाँ पे अगर वो मरीज डायलिसिस पे चला भी गया है तो यहाँ पे रिकवरी का इम्कान मौजूद है। लेकिन अगर आपकी बीमारी सालों से, जिस तरह हमने बात किया डायबिटीज़ की, जिस तरह हमने बात किया हाइपरटेंशन की या और चीज़ों की, कि जो बीमारी आपकी आहिस्ता 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 जाके सालों में वो स्टेज 5 पे पहुंची है, कि जहाँ पे गुर्दों का फंक्शन जो है वो 15% से कम रहा, वहाँ पे ये रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। और वहाँ पे उन पेशेंट्स को फिर लाइफ लॉन्ग डायलिसिस या आगे ट्रांसप्लांट की सहूलत लेनी पड़ती है। तो मैं ये भी यहाँ पे बता दूं कि लोगों के पास ना बड़ा एक हवा है इस चीज़ का, अच्छा, कि जी डायलिसिस नहीं कराना, और कई लोगों ने जिंदगियां ज़ाया की हैं ये डिसीजन ना लेके। एग्जैक्टली। आज मैं इस प्रोग्राम की वसात से एक बात क्लियर कर दूं कि देखें, कोई भी दुनिया में जब इलाज ईजाद होता है तो वो पेशेंट की बेहतरी के लिए होता है। ऐसे ही है। ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है, जिसको आम फहम ज़बान में लोग गुर्दे वॉश करना कहते हैं, मैं ये टर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं करता अपने पेशेंट के सामने। उनका कॉन्सेप्ट ये जाता है, पता नहीं कौन सी सर्जरी, ऑपरेशन, कोई सुराख होने हैं तो हमने कोई ये वॉशिंग का कोई सिलसिला। नो, ये सिंपल बात है, खून की सफाई है कि आपकी दो नीडल लगती हैं, आपका ब्लड साफ हो जाता है, खून साफ हो जाता है, वो जहरीले मादे जो कि पेशाब के रास्ते इखराज होना था, क्योंकि गुर्दे नकारा हो गए तो वो ब्लड में जमा हो जाते हैं। तो खून की सफाई के अमल को डायलिसिस कहते हैं। और ये खून की सफाई का अमल आपका सांस बेहतर रखेगा, आपकी उल्टियों को रोक के रखेगा, आपकी नकाहत को कम करेगा, आपकी भूख में इजाफा करेगा। तो क्या बुराई है इस चीज में? लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है ना। अवेयरनेस ना होने के साथ एक और फिक्रा भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में 30 करोड़ डॉक्टर हैं स्वाय हमारे। क्यों? जब ये एडवाइस मिलती है ना, होता ये है कि मोहल्ले में चाचा ताया खाला, यानी कि मशवरे इतने हैं, वो पेशेंट और फैमिलीज जो है ना, वो उन्हीं चक्रों में कंफ्यूज होकर अपनी जान से हाथ धो। एग्जैक्टली। और वो टाइम गुजर जाता है जब उस बीमारी को पकड़ सक रहे होते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा होता है कि हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रोटीन यूरिया के हवाले से भी बात की जाती है, क्रिएटिनिन यूरिया के हवाले से भी बात की जाती है। ये क्या है जो हमारे, ये वही बात है, आपने एंड पे चूंकि ये सवाल किया, तो जो मैंने बात की थी ना दूसरी सिम्टम की, कि पेशाब में जाग आती है, ठीक है, और मैंने वहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था कि फिल्टर डैमेज होंगे। इसकी मिसाल इस तरह ले लें, पुराने ज़मानों में नलके लगा करते थे, नलके से हम पानी निकालते थे, वो बोर करते थे ज़मीन के अंदर, तो जो बोर का जो लोएस्ट निचला हिस्सा है जो पानी के साथ होता था, वहाँ पे फिल्टर लगता था। अच्छा। अब फिल्टर के सुराख होते हैं और वो रेत को रोक के रखते हैं और हम साफ पानी लेते हैं। ऐसा ही है। अल्लाह ने सेम निज़ाम गुर्दों में रखा है। आप ये देखें, वाह, ये जो यूरिन है, क्या बात है, यूरिन को हम कहते हैं फाजल मादों का इखराज। और जिस्म की जरूरत की जितनी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन खास तौर पर है, ये गुर्दे के जो फिल्टर है ना, उन सुराखों से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जिस्म की जरूरत है। अल्लाह ने ऐसा निजाम रखा है। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनका साइज ऐसा है कि वो यूरिन से निकल जाएंगे। अब क्या हुआ कि आपको गुर्दे की बीमारी हो गई, वो डायबिटीज से हुई, हाइपरटेंशन से हुई, किसी भी चीज से हुई, ये जो फिल्टर हैं, इनके जो सुराख हैं, इनके पोर्स जो हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। जब वो साइज में इंक्रीज कर जाएंगे या वो फंक्शनल नहीं रहेंगे, तो नलके का भी फिल्टर खराब होता है, तो पानी के साथ रेत आती है। इधर गुर्दों का जब डैमेज होगा,
फिल्टर्स का, तो ये प्रोटीन लीक होके पेशाब के रास्ते खारिज होगी। और जब आप टेस्ट करेंगे यूरिन और अगर उसमें प्रोटीन पॉजिटिव आ रही है तो इसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। तो क्या इसको बेहतर किया जा सकता है? हाँ, अब ये अर्ली स्टेज कि जब शुरू में आप डायबिटीज कंट्रोल कर लें, आप हाइपरटेंशन कंट्रोल कर लें, आप गैर जरूरी दवाइयों का इस्तेमाल रोक दें, आप अर्ली स्टेज पे ही सिम्टम पकड़ के इस डिजीज के ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएं, तो आप इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं शुरू की स्टेजेस में। लेकिन अगर उस अच्छे टाइम पे आपने गौर नहीं किया और ये बीमारी प्रोग्रेस करके स्टेज 5 में चली जाएगी, तो फिर वापसी नामुमकिन होती है। फिर वापसी नामुमकिन है, फिर डायलिसिस या इम्प्लांट पे जाना पड़ता है, ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है कि आप लोगों के फिर जो किडनीज हैं वो फेलियर की तरफ भी जा सकती हैं। तो इसलिए जनाब एहतियात बरतें और इनिशियल स्टेजेस पे ही एक तो खुद तशखीस कीजिए, दूसरा डॉक्टर को लाजमी कंसल्ट कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर अली सकलैन मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। किडनी फेलियर्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है आज हमारी क्लियर हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं मुल्की सियासत और ख़ास तौर पर शहर लाहौर में होने वाली कल गहमा गहमी के हवाले से। जो ही इमरान खान इस्लामाबाद पेशी के लिए रवाना हुए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से हुक्म दिया गया कि जनाब ज़मान पार्क के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बैरियर्स और तमाम कैंप्स और फ्लैक्सेस हटा दिए जाएं और पुलिस की जानिब से फौरी एक्शन भी लिया गया है। और ये सब उस वक्त हुआ जब पीटीआई कारकुनान वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही वहाँ लोग इकट्ठे होना शुरू हुए तो पुलिस को एक सख्त मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा और जिसके बाद पुलिस और बाकी सरकारी इदारों के अफसरान को वहाँ से जाना भी पड़ा। दूसरी जानिब देखा जाए तो इस्लामाबाद में भी पीटीआई कारकुनान सेशन कोर्ट का दरवाज़ा तोड़कर अहाते में दाखिल हुए और इसके अलावा इमरान खान की गाड़ी से लटकते हुए कारकुनान भी गिरे हैं जिन्हें मामूली चोटें भी लगी हैं और जिसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। और अगर कल की पेशियों के हवाले से बात की जाए तो 4 मुख्तलिफ केसेस थे जिसमें चेयरमैन पीटीआई की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, बैंकिंग कोर्ट समेत सेशन अदालत के 2 केसेस में पेशी थी, जबकि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होना था जहां उन्होंने एक मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने से मुतालिक दरख्वास्त में बायोमेट्रिक की तस्दीक करानी थी। और इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए जहां उनकी ज़मानतें भी मंजूर कर ली गई हैं, जबकि इक़दाम कत्ल और तोशाखाना रेफरेंस में वो एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में पेश नहीं हुए और उनके जो वकला थे वो अदालत से दरख्वास्त ज़मानत भी वापस ले ली है। तो जनाब अब हम बात कर लेते हैं कि डिटेल में कि कल क्या हुआ इस्लामाबाद में, किस तरह चीज़ें चली हैं और प्रोसीडिंग के हवाले से और इलेक्शन अज़ खुद नोटिस जो है उस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि जनाब आज उसकी दरख्वास्त भी है, समात भी है, 11 बजे का जनाब वो टाइम दिया गया है और फैसला महफूज कर लिया गया है जो कि आज सुनाया जाएगा 11 बजे। तो आज उस पर बात कर लेते हैं कि क्या जनाब क्या नताइज मुतवक्के हैं। आमिर अब्बासी दुनिया मीडिया ग्रुप के नुमाइंदे हैं और इस्लामाबाद से हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर बताइएगा आज फैसला सुनाया जाएगा 11 बजे, क्या तवक्कुआत हैं और क्या चहमगोइयां सुनने को आ रही हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता 4 रोज से समाअत कर रही थी इस अहम मुकदमे की जिसमें सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इंतखाबात से मुतल्लिक खुद नोटिस केस था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बुनियादी सवालात सामने रखे थे तमाम फरीकैन के और खुद नोटिस लिया था इन 3 सवालात पर कि अगर जिस तरह पंजाब की असम्बली खुद तहलील हो गई तो ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन करेगा। इसके साथ दूसरा सवाल ये था कि इन इंतखाबात के लिए अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाता है तो उसके बाद किस आईनी इदारे ने क्या आईनी किरदार अदा करना होगा। और तीसरा बुनियादी सवाल ये था कि वफाकी और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका किरदार क्या होगा और उनकी क्या क्या आईनी जिम्मेदारियां होंगी। ये वो 3 बुनियादी सवालात थे जो खुद नोटिस में उठाए गए थे
4 रोज तक ये समाअत चली और इस समाअत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो फरीकैन हैं उनको बहुत तफसील से सुना और गैर मामूली समाअत इसलिए भी थी कि सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये समाअत चलती रही अदालत में और सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता रोज ये फैसला महफूज कर लिया था जो आज 11 बजे सुना दिया जाएगा और ये फैसला होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन करेगा और क्या वो 90 रोज से आगे जा सकते हैं नहीं। ये भी एक अहम सवाल था जिस पर तमाम ही फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक थे कि किसी भी सूरत इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा जो है वो ताखीर नहीं हो सकती और 90 रोज से आगे मामला नहीं जा सकता। तो इन तमाम हालात के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम मुकदमे का फैसला सुनाएगी और ये बताएगी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी किस इदारे की है, क्या वो गवर्नर की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है या सदर पाकिस्तान की है। इन तीनों इदारों में इसकी आईनी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात का ऐलान करेंगे और इसके साथ साथ अदालत ये भी यकीनी बनाएगी कि किसी भी सूरत कोई ऐसा ताखीरी हरबा इस्तेमाल न किया जाए जिससे इंतखाबात में ताखीर हो या डिले हो सके या कोई ऐसा नई बात आ जाए सामने जिसकी वजह से किसी भी तरीके से अवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदों का इंतखाब करने में ताखीर का सामना करना पड़े। लिहाजा ये अहम समाअत चलती रही जिसमें तमाम ही फरीकैन को सुना अदालत ने, जिसमें PTI की तरफ से जो स्पीकर थे दोनों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के उनके वकला को सुना, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील को सुना, सदर पाकिस्तान के नुमाइंदे को सुना, जबकि जो सियासी जमातें और PDM की हुकूमत है उनको भी सुना और अटर्नी जनरल जिन्होंने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी की उनको भी सुना और तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि वो आज 11 बजे फैसला सुना देंगे कि इन इंतखाबात जो असेंबली तहलील होने के बाद इंतखाबात हैं इनकी तारीख का ऐलान कौन करेगा। ये फैसला अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। ठीक है आमिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा जनाब। आज 11 बजे अहम फैसला है जो सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन के हवाले से, ख़ास तौर पर कि इलेक्शन कब कराए जाएंगे और कौन इलेक्शन कराएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है हसन रज़ा हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के। उनसे जान लेते हैं कि जनाब कल के जो रिमार्क्स आए हैं जजेस साहिबान की तरफ से उससे क्या नताइज या क्या फ़ैसला मुतवक्के हो सकता है, किस तरह का फ़ैसला आ सकता है। हसन, क्या आपके एनालिसिस क्या कहते हैं, किस तरह का फैसला आ सकता है आज? देखिए, आमिर सईद अब्बासी साहब ने तो बड़ा डिटेल बता दिया कि कौन कौन से पहलू जो है वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कल तमाम जो है वो हेयरिंग खुद देखी भी है, कवर भी की है। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अज़ नोटिस केस का फैसला महफूज किया था वो आज सुनाएगी और अदालत उज़्मा ने इस मुकदमे में एक बार फिर सियासी क़यादत को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए सियासी जमातों को जमहूरी किरदार अदा करने का मशवरा दिया है और मुल्क का सोचने और पार्लियामान में मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने और एक दूसरे के लिए लचक दिखाने की जानिब जो है उन्होंने सियासी क़यादत को एक तरफ लाने के लिए कोशिश की थी और मुमकिन है कि ये भी कोई रास्ता निकला जा सके। इस तरह सियासतदानों में जो इंतखाबात की तारीख के तयन जैसे आईनी मामले में एक नया उलझाव किस्म का पैदा करके जिस जिम्मेदारी को इल्तवा में डालने की कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा जाए तो बादी नजर में वो गेंद सियासी कोर्ट की क़यादत की कोर्ट में डाल दी है और कोशिश की थी कि मामला हल कर लिया जाए और फिर अदालत उज़्मा की जानिब से सियासी हलकों को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह भी किया और जमहूरी किरदार अदा करने की जानिब तवज्जो दिलाने का ये पहला मौका नहीं था, बल्कि गुज़श्ता साल भी जो है अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद बार ऐसा कहा जा चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बलियों से निकलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इस हिस्से में काबिल जिक्र है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सियासी हलकों को ये भी याद दिलाया गया कि पार्लियामान का कोई मुतबादल नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट की ये साइज जो है वो तजावीज़ भी सियासी क़यादत के फैसले पर असरअंदाज दिखाई नहीं देती। चुनांचे अगर देखा जाए तो मुल्क है इससे एक साल के दौरान जो है खौफनाक सियासी खलवाड़ का सामना किया और मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई, अफरात ज़र जो है मुल्क की तहरीक की बुलंदी सतह को छूने लग गया। एक अजीब से जो है वो सिलसिला जारी है और इस सूरत हाल में आइन पर अमल दरामद ना करना, आइन के मुताबिक तारीख तो देना किसी का काम है इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए
तो इस सिचुएशन में एक दूसरे की तरफ जो है वो गेंद फेंक देना, मामलात को उलझाव की तरफ रखना, तो इससे मजीद जो है वो मसाइल जन्म ले सकते हैं। और फिर सियासी क़यादत का ये रवैया मैं समझता हूँ कि मुल्क के मसाइल में जल्दी पर तेल का काम कर रहा है। ऐसे ही है। और इसलिए इन मसाइल से निकल कर ही जो है वो कौमी मसाइल पर तवज्जो दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सियासी जमातों को जमहूरी किरदार अदा करने की जानिब तवज्जो दिलाकर दरअसल उनके लिए ये सानी पैदा कर दी कि वो अपने अना, जिद और खौफ से निकल कर मुल्क के मफाद के लिए हम आहंगी जो है वो पैदा करें। लेकिन ये सवाल ये है कि सियासी जमातें इस मौके से फायदा उठा पाएंगी। ये बेहतरीन मौका होगा और इसका अंदाजा बहुत जल्द हो जाएगा। बल्कि यूं कहना चाहिए कि अब तक इसकी जो च्वाइस सामने आ भी चुके हैं और बदकिस्मती से ये कोई हौसला अफजा सूरत पैदा नहीं करते। तो आने वाले दिनों में ये सूरत जो है वो ज्यादा वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगी। मगर फैसला जो है, जिस तरह अभी बता रहे थे कि मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, ये भी मामला ज़ेरे गौर लाया गया, ये भी मामला ज़ेरे गौर लाया गया, हर एंगल से देखा गया। फिर बेंच भी आप देखें कि अब वो कम होकर जो है वो 5 रुकनी बेंच रह चुका है, उस पर भी जो है वो इख्तिलाफात, बेंच के अंदर भी जो है वो इख्तिलाफात सामने आना शुरू हो गए। वो भी एक जो है वो मामला सामने आया, वो मजीद जो है वो तूल पकड़ सकता है। मगर ये कहना बजा है कि सियासी जमातें बामी तनाज़ात और अना के खौफ से नहीं निकलती, तो ये मुल्क में जमहूरियत के लिए बड़ा शुगुन होगा। ऐसे ही है। अच्छा हसन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आमिर, आपसे बात करना चाहूँगी। कल हमने देखा कि चीफ जस्टिस उमर ताबंदियान ने समाअत मुकम्मल होने के बाद वकला का भी शुक्रिया अदा किया, ताकि उन्होंने बड़ा अच्छा ताउन किया है और मावनत भी फराहम की है अदालत को। तो मुझे बताइएगा किन किन सीनियर वकला ने कल समाअत के दौरान दलाइल दिए और मावनत फराहम की गई है। और दूसरा ये कि वकला से आपकी बात हुई हो और वो क्या कहते हैं कि हुकूमत के पास अभी भी कोई ऐसे ग्राउंड्स मौजूद हैं कि वो और भी इस फैसले के बाद भी वो इलेक्शंस को डिले कर सकते हैं? देखिए, ये जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स थी और अदालती कार्रवाई थी, ये तो किसी के खिलाफ थी नहीं। ये तो एक बुनियादी आइनी नुक्ता था, उसकी वजाहत के लिए थी और आइन की तशरीह के लिए थी कि एक ऐसा सवाल जिसका आइन में जवाब नहीं है, उसके जवाब की तलाश की कोशिश की गई और तमाम फरीकैन ही उसमें कोई एडवर्स एक्शन किसी के खिलाफ नहीं था या किसी के खिलाफ कोई हुक्म नहीं था, लिहाजा बड़ी फ्रेंडली प्रोसीडिंग्स थी सारी। इस प्रोसीडिंग्स में सबसे पहले तो स्पीकर्स की तरफ से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए, इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आबिद जुबैरी पेश हुए, जबकि अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही खुद पेश हुए, जबकि जो सियासी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक केश नाइक, मुस्लिम लीग नून की तरफ से मंसूर आवान और इसके अलावा JUI की तरफ से कामरान मुर्तजा अदालत में पेश हुए। इसके अलावा सदर पाकिस्तान की तरफ से सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सजील सवाती पेश हुए। तमाम ही फरीकैन एक बात पर तो मुत्तफिक थे कि आइन में ये वाज़े लिखा है कि इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा ताखीर नहीं हो सकती। कुछ का ये ख्याल था कि असेंबली तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान गवर्नर ने करना है, कुछ का ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन ने करना है और कुछ का ख्याल था कि अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो फिर सदर पाकिस्तान को ऐलान कर देना चाहिए। सो ये किसी के खिलाफ कोई हुक्म नहीं था, लिहाजा बहुत ही अच्छे माहौल में ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स हुई और इसमें जो ज़्यादातर गुफ्तगू थी वो कंसीडिंग स्टेटमेंट्स पे ही रही, जिसमें इतफाक ही किया गया बेशतर बातों पे और बहुत कम बातें ऐसी थी जिसमें इख्तलाफ किया गया हो। सो इसके ऊपर जो अहम बात आपने सवाल किया कि ताखीर के हवाले से, तो अदालत ने बार बार ये कहा कि जो ताखीर का मामला है वो तो बहुत बाद में आना है, पहले ही तो तारीख देना है, तारीख होगी तो फिर तमाम तर इक़दामात होंगे, इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा, फिर उसके ऊपर फंड्स का मामला आएगा या उसके ऊपर जो मैन पावर चाहिए होगी, सिक्योरिटी चाहिए होगी या उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स की दस्तयाबी का मामला होगा। तो ये तमाम तर जो मराहिल हैं ये बहुत बाद के हैं, इनको बाद में देखा जाना है। पहला बुनियादी सवाल जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा वो था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसने करना है और ये वो सवाल था जिसका जवाब नहीं था आइन में, इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुदाखलत करना पड़ी। तो इसके लिए अब इंतखाबात में कोई ताखीर हो सकती है या नहीं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन तो जरूर दी और ये कहा कि आइन में किसी भी सूरत जो है वो इंतखाबात में 90 रोज से ज्यादा ताखीर नहीं हो सकती।
हाँ, अगर हो सकती है तो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, कुछ ऐसे हालात हैं, लेकिन वो हालात गैर मामूली हालात हो तो तब ये हो सकता है। महज ये कह देना कि रकम नहीं है, इसके ऊपर इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती, ये कह देना कि कोई इदारा ताउन नहीं कर रहा, तो अदालत ने कहा कि हम यहाँ पर बैठे हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं और हमने हर सूरत ये यकीनी बनाना है कि कोई भी इंतखाबात में ताखीर ना करे और इस पूरे सिस्टम को किसी ताखीरी हरबे के तौर के ऊपर इस्तेमाल ना करे और डिले करने की कोशिश ना करे, ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। लिहाजा वो इन तमाम तर सूरत हाल में कोशिश उनकी यही है और वो अपनी ऑब्जर्वेशंस में भी यही कहते हैं कि इंतखाबात में किसी भी सूरत 90 रोज से ज़्यादा ताखीर नहीं हो सकती। ठीक है जी, आमिर अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद में कल जो हुआ और तमाम तर प्रोसीडिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की, और आज अहम फैसला आने वाला है 11 बजे जनाब। ये फैसला जो है सुनाया जाएगा कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कौन कराएगा। आमिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें डिटेल में बताया है कल के प्रोसीडिंग के हवाले से। हसन की तरफ दोबारा जाऊँगी। हसन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। हसन, ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं कि क्या प्रोसीडिंग है और किस तरह का फ़ैसला मुतवक्की है। हमने देखा कि मरीम नवाज़ जो हैं मुख्तलिफ जलसे जुलूस भी कर रही हैं, रैलीज़ भी निकाली जा रही हैं और वहाँ पे अदलिया मुखालिफ बयानिया भी अडॉप्ट किया जा रहा है, जजेस साहिबान के नाम भी लिए जा रहे हैं, तस्वीरें भी आवेज़ा की जा रही हैं। तो ये भी मामला है। उसके बाद फिर जो 9 रुकनी बेंच था वो कम हो के 5 रुकनी बेंच हो चुका है। तो ये मामलात कहाँ तक जा रहे हैं, किस नहज पर पहुंच रहे हैं? देखिए, जो पीडीएम लड़ाई कराना चाहती थी कि अदलिया के अंदर लड़ाई हो, अदारों में तसादम हो, मुल्क इंतशार की तरफ जाए, ये हालात तो वही बनते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप देखें कि कभी ये मैंने तो खैर नहीं देखा कि जजिस की तस्वीरें जो है वो लगाई जाए जलसे जुलूसों में और फिर उन पर तनकीद की जाए और फिर कहा जाए कि ये फलां है, इसका फलां चीज मामला है। तो ये तो बड़ा गैर मुनासिब सा जो है वो रवैया है और लग यही रहा था। अगर आप माजी में देखें तो हम मुख्तलिफ दफ़ा ये बात कहता रहा हूँ कि जब भी मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान आई तो उन्होंने आने के साथ अदारों को टारगेट करना है। क्योंकि इनके पास तो अब मुल्क में करने के लिए तो कुछ नहीं है। 8-9 महीनों में 10 महीनों में इनकी परफॉर्मेंस तो जो है परफॉर्मेंस लेस पे खड़ी रही, इनका बयानिया लेस पे खड़ा रहा। इन्होंने आवाम को जो है वो मुआशी एक दंगल में ला के फंसा के खड़ा कर दिया। इनके हालात इंतहाई खराब होते चले गए। आप देखिए अभी 42% जो है महंगाई की शरह है, मजीद जो है ये 15% बढ़ के ये 60% तक जा सकती है। तो अगर 60% का मतलब है कि कितनी अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाएगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अगर पाकिस्तान में महंगाई की शरह 30% हो तो 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख मजीद अफराद जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। तो यानी 30 तो क्रॉस कर गई। तो ये लगभग आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम अनऑफिशियली तो 55 के लगभग जो है वो बताई जा रही है। ऑफिशियली तो खुद वो तस्लीम कर रहे हैं कि 42 प्लस है। तो इसी तरह आप देख लें कितनी गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तकरीबन 75 लाख इंडस्ट्रियलिस्ट से जो है वो अफराद बेरोजगार हो गए और 75 लाख जो है वो बच्चों से जो है बेरोजगार हो गए। और तो जब इनके पास कुछ नहीं रहा तो इन्होंने अब अदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया, लड़ाई डालना शुरू कर दी। तो यानी वो ये चाहते हैं कि हुकूमत तो उनसे हो नहीं पा रही, हालात तो उनसे कंट्रोल हो नहीं पा रहे, तो मामला जो है वो फिर हम इसी तरीके से यहाँ से निकल सकते हैं कि वो आ जाए और मामला संभालें। और या तो मुआशी इमरजेंसी की सिचुएशन एक जेरे गोल लाई जा रही है कि अगर आज वो कह देते हैं इंतखाबात के 9 अप्रैल को होंगे, अगर अदालत फैसला कर देती है तो जो कुछ भी फैसला आ सकता है, तो फिर ये कहना कि इंतखाबात होंगे तो मेरी एक हुकूमती अहदेदार से और बहुत ही जिम्मेदारान से वफाक से रब्ता हुआ तो वो बता रहे थे आज सुबह कि मुमकिन नहीं है कि फिर भी इलेक्शन हो सके। अच्छा। तो रात को भी एक जो वफाकी वुज़रा थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि फिर अगर कर भी दें तो फिर भी मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन हो सकेंगे। नहीं तो अगर अदालत से फैसला आ जाएगा तो फिर भी नहीं होंगे। देखिए अगर अदालत का फैसला आ भी गया
तो फिर भी हालात जो है वो PDM की फेवरेबल में नहीं है। वो ये चाहेंगे कि हालात जो है वो खराब किए जा सके, अच्छा। मजीद इंतशार की तरफ डाला जा सके। तो ऐसी सूरत में फिर दो ही सिचुएशन रह जाती है। तो नंबर एक यही है कि मुआशी इमरजेंसी वाली साइड पे चला जा सके, या फिर दूसरा उससे ज्यादा संगीन सिचुएशन है, तो फिर इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आपको IMF अभी तक जो है वो फाइनल नहीं किया, स्टाफ लेवल मुआहदा अभी तक नहीं किया जा सका, जो आपको आज से 3 हफ्ते पहले कर लेना चाहिए था। आपने उनकी डिमांड जो है वो बात वही मानी जो आज से 2 माह पहले नवंबर में वो कह रहे थे। हाँ जी। तो उस टाइम हमने 3 माह पहले वो बात मुतालबात नहीं माने, आज वो हम तस्लीम करते दिखाई दे रहे हैं, आज उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। हमने जो है मुल्क को इस नहज पर ला के खड़ा कर दिया कि पीछे जाने वाला कोई रास्ता ही नहीं है, मजीद आगे की तरफ दिखेला जा रहा है। तो सियासतदानों को बार बार अदालत आलिया भी, अदालत उज़्मा भी यही कहती है, तमाम अदालतें ये कहते हैं कि मिल बैठकर कोई इसका मामला हल निकाला जाए। हाँ, अगर आप ये लड़ाई झगड़े की तरफ जाना चाहते हैं, जो कि सियासी जमातें इसकी तरफ लाना चाह रही हैं, और वो ये चाहते हैं कि एक इंतशार की तरफ जाए, जिस तरह आप देखें मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस जलसों में जाती है, वहाँ पे कोर्ट का कारीगरों में अल्फाज का चुनाव देख लें, दारों को टारगेट करने का इनका प्लान देख लें, फिर शहबाज शरीफ साहब का देख लें, एक ऑडियो एक नई एक इन्होंने चीज शुरू कर रखी है, अभी वो ऑडियो सामने आती नहीं है, उसका कोई जो है फ्रांसिक नहीं किया जाता, उसका कोई चेक नहीं किया जाता, उठा के देख ले। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट पड़ी है, उसमें उन्होंने क्लैरिटी क्लियर लिखा हुआ है कि अगर ऑडियो हो तो उसका कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग उसको कैसे बनाया जा सकता है, कोर्ट का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है, उसको उन्होंने आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 11 बजे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और पता चलेगा कि जनाब क्या सूरत हाल बनने जा रही है। हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं हसन रज़ा, वो हमसे बात कर रहे थे। ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, लीगल एक्सपर्ट हैं, और कुछ जान लेते हैं लीगली क्या क्या चीज़ें आगे हमें देखने को मिल सकती हैं, या कौन कौन सी आज के फैसले के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हमने रखनी चाहिए। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र साहब, 11 बजे एक बड़ा अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो आने वाला है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, या कौन इलेक्शन कराएगा पंजाब और KP में। तो क्या कहेंगे कि किस तरह इस चीज़ को देखते हैं आप? देखें जी, ये जो कोर्ट हियरिंग अभी तक हुई है और उसके नतीजे में मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि ये बात बिल्कुल अब तयशुदा है कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात तो होने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। जब चीफ़ एग्जीक्यूटिव, जो इस सूरत में वज़ीर आला होता है और फेडरल गवर्नमेंट के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर होता है, जब एडवाइस कर देता है और उसकी एडवाइस जो है वो फिर बाइंडिंग है, और वो उस एडवाइस की बुनियाद के ऊपर प्रोविंस में गवर्नर साहब ने डेट देनी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन किस रोज़ होंगे, और फिर उसका जो सारा स्केजुअल है वो इलेक्शन एक्ट इनटू प्ले आ जाता है। उसके लिए एक टाइमलाइन दी गई है कि वो जो 52 डेज़ का पीरियड है वो रन करना शुरू हो जाता है। अब पंजाब में ये जो एक एम्बिगुटी हुई है वो ये हुई कि एडवाइस तो दे दी गई और गवर्नर साहब ने खुद सिग्नेचर्स नहीं किए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर साहब नोटिफिकेशन नहीं करेंगे तो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली असेंबली डिज़ाल्व हो जाएगी, जो कि पंजाब की भी हो गई। जहाँ तक पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहाँ पे गवर्नर साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया, वहाँ पे ये 48 आवर्स वाली बात के बाद नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगला प्रोसेस भी शुरू हो गया कि आपने इंटरम चीफ मिनिस्टर बनाना है। वो इंटरम चीफ मिनिस्टर का भी सारा प्रोसेस दोनों प्रोविंसेस के अंदर हुआ। पख्तूनख्वा के अंदर अपोजिशन ने और लीडर ऑफ द हाउस ने एग्री करके चीफ मिनिस्टर बना दिया। पंजाब की सूरत के अंदर ये हुआ कि दोनों पार्टीज़ ने एग्री नहीं किया, फिर पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को रेफ़र हुआ, उन्होंने भी एग्री नहीं किया, तो फिर नतीजा ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन थे उन्होंने यहाँ पे इंटरम एक चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन जो बात नहीं हो रही वो ये हो रही कि किसी ने ये स्टेप्स लिए नहीं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होना है, और उसके लिए कोई भी काम नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया और जस्टिस जवाद हसन ने बड़ी क्लियरली एक जजमेंट दे दी कि ये इस सूरत में अगर एम्बिग्यूटी है तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट दे। इलेक्शन कमीशन ने वायलेशन की है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में चल रही हैं, उन्होंने भी टाइम नहीं दिया। इसके बाद एक और नई सूरत हाल ये डेवलप हुई कि प्रेसिडेंट साहब ने इसके अंदर डेट दे दी। मैं ये समझता हूँ कि
पख्तूनख्वा के सिलसिले में तो कल उनके जो लॉयर हैं उन्होंने कंसीड किया है, सलमान राजा साहब ने, कि वहाँ पे तो गवर्नर ने डेट देनी थी, प्रेसिडेंट का रोल ही नहीं आता, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि उस हद तक मैंने ये जो नोटिफिकेशन किया मैं वो वापस लेता हूँ, वो कि जो डेट मुकर्रर की 9 अप्रैल की। लेकिन जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है, अब कोई बंदा काम नहीं कर रहा, और ये भी आर्गूमेंट्स हुए कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एडवाइस करता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल हो कि जब एडवाइस करती नहीं और कैबिनेट एडवाइस करती नहीं प्रेसिडेंट को, तो क्या इस सिलसिले के अंदर फिर इलेक्शन होंगे नहीं? ये एक मामला रिजॉल्व करने का था। अब ये जो सुओ मोटो नोटिस लिया गया 2 जज साहबान के कहने पे, मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 184(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंदर ऐसी सूरत हाल में जबकि पूरी की पूरी कौम जो है हालत नज़ा में है, तो फिर इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन किसका काम है? वो जाहिर है कि अदालतों का काम है। उन्होंने दुरुस्त तौर के ऊपर जज साहब ने सुओ मोटो नोटिस जो है उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक बेंच बनाया और उसके अंदर ये जो है सारी बात हुई। ठीक है, सुओ मोटो नोटिस कब लिया जाना चाहिए और नहीं लिया जाना चाहिए, कोई पैरामीटर ज़रूर हो, लेकिन अब ये हो चुका, एक बड़ी लंबी बहस हुई, तो मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल फैसला होगा कि इलेक्शन होना है। हाँ, एक बात हुई, क्योंकि विद इन टाइम लाइन ये काम नहीं हुआ, तो अगर ये डेट जो 9 अप्रैल की है उसके ऊपर इलेक्शन करवाया जाए, तो जो इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि वो 52 डेज़ का पीरियड है जिसके अंदर कागजात जमा कराने हैं, एतराज़ात होने हैं, अपीलें होनी हैं, वो क्योंकि गुजर चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और आर्टिकल है, 254 आर्टिकल है, कि अगर कोई काम जो वक्त पे नहीं हुआ तो वो मिस आउट कर गया कोई, तो कोर्ट जो है वो उस टाइम को बढ़ा सकती है कि जी वो कंडोन कर सकती है ये। लेकिन ये लाइसेंस नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट करें। लिहाजा मैं ये समझता हूँ ये फैसला तो बिल्कुल आना ही है, लग ही रहा है मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया ज़फर इकबाल साहब। वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि कोर्ट जो है ये टाइम बढ़ा भी सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन जनाब 11 बजने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है और एक अहम फैसला आएगा और देखते हैं कि उसके बाद क्या हमें सिचुएशन बनती हुई नज़र आती है। ज़फर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। ज़फर साहब बहुत शुक्रिया। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा टेक्नोलॉजी की दुनिया, जिसमें हम नई से नई ईजादात के बारे में हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं और उसके यूजेज और उसके नुकसानात के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। और जनाब कभी आप लोगों ने किसी ऐसे दोस्त के बारे में सोचा है जिससे आप हर बात किसी भी वक्त कर सकें, जो आपके सभी सवालात के जवाबात दे सके, जो आपको मशवरे दे सके, आपको सीखने और पढ़ने में और लिखने में इवन दो कि आपकी मदद कर सके और वो आपको आपसे बहुत ज़्यादा जानता हो? ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जनाब चैट जीपीटी की शक्ल में अब ये एक हकीकत भी बन चुका है। चैट जीपीटी कह लें कि सादा और बेहतरीन मसनूई जहानत वाला एक चैट बूट है जो कि 30 नवंबर 2022 को एक मसनूई टूल दुनिया में मुतारिफ हुआ। और ये नया निज़ाम जो है ना, ऐसा कंटेंट लिख सकता है जो बहुत एक्यूरेट होगा और इंसानी तहरीक से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता भी होगा। और ये जो नया टूल है ना, ये गूगल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बनकर सामने आया है। और जीमेल के बानी पॉल ने भी कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि ये टूल गूगल को 2 साल में बर्बाद करके रख सकता है। और चैट जीपीटी तकरीबन 100 ज़बानों में दस्तयाब है और ये सिस्टम ओपन एआई नामी कंपनी ने 2015 में सैम ऑल्टमैन और एलॉन मस्क के ज़रिए तैयार किया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एलॉन मस्क ने 2018 में इससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी और अब चैट जीपीटी के लॉन्च होने के 5 दिनों के बाद के अंदर देखा जाए तो 10 लाख सारफीन थे। और इस वक्त दुनिया भर में मसनूई जहानत के एक ताकतवर प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी की धूम मची हुई है। तो जनाब चैट जीपीटी है, क्या इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? पाकिस्तान की जो तालीमी निज़ाम है इसके क्या इस पर असरात हो सकते हैं, या हम चैट जीपीटी के थ्रू क्या पैसे भी कमा सकते हैं? ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो आज हम जानेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि
फाउंडर हैं एंड CEO ऑफ लीडिंग टेक कंपनी ऑफ पाकिस्तान हैं और दूसरा डाटा साइंटिस्ट हैं एंड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। तो इरफान को हम वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। इरफान आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? I'm good. इरफान, चैट GPT नई से नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं जिसका नाम सुनते हैं और दुनिया में उसकी धूम मच जाती है। ये है क्या चैट GPT जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है? देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि चैट GPT टेक्निकली कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं। अच्छा। बहुत सालों से ये मौजूद है। इसको इंस्ट्रक्ट GPT कहते थे, वहाँ से चैट GPT उन्होंने निकाला। और चैट GPT इटसेल्फ एज ए टेक्नोलॉजी बहुत अरसे से है, लेकिन जो उसकी मैच्योरिटी है, जो जितना उसने इम्प्रूव किया है वो रिसेंटली हुआ है बेसिकली, क्योंकि जब डेटा उसको फीड किया गया, उसके अंदर एक्यूरेसी आई तो वो सामने अभी आई है हमारे पास चंद दिन पहले। सो इट्स जैसे आपने कहा इट्स चैट बॉट, लेकिन चैट बॉट क्योंकि बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज़ नॉट द सेम चैट बॉट। अच्छा। ये वो चैट बॉट है जो ह्यूमंस और मशीन के इंटरेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। आप इसको चैट बॉट नहीं कहें, इसको एक नया दौर कहें। This is not an invention, I'm telling you. This is not a tool, not just an invention. ये एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। आज तक क्या आपने देखा होगा कि एक वक्त होता था जब एक इंसान दूसरे इंसान को लेटर लिखता था, फिर उसका वेट करता था, वो जवाब आता था, तो कन्वर्सेशन जो होती थी स्लो होती थी। फिर वो हमारी ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन इवॉल्व करती गई। जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन इवॉल्व हुई, दुनिया तरक्की करती ऐसे। लेकिन कभी मशीन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन आसान नहीं रही। लेकिन अब है कि आप बॉट्स बन रहे हैं चैट GPT की शक्ल में, इसके पीछे टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम रहती है। सही। तो यू कैन यूज़ इट फॉर योर बेनिफिट। ये आपका दुश्मन नहीं है, ये किसी का दुश्मन नहीं है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, 10 टाइम 100 टाइम्स बढ़ा सकता है अगर आज आप इसको समझ लें और इसका फ़ायदा उठाना शुरू करें। अच्छा, तो ये है, मतलब किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, या इसका यूजेज किस तरह किया जा सकता है? देखिए, इसके मल्टीपल यूजेज हैं जो कर सकते हैं। मैं इसको 3 लेयर्स में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1, एक वो जो हम नेशनल लेवल पे कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के वो लोग जो टेक में हैं या जो चला रहे हैं कंपनीज, इसके साथ ऐसा इसको कैसे इस्तेमाल करें कि हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो। दूसरी कैटेगरी वो है कि जो लोग कुछ कमा रहे हैं वो बेहतर कैसे कमा सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो है जो बिल्कुल नहीं कमा रहे, इसके ज़रिए पैसा कैसे कमाएं। तो हम इसको 3 लेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेयर, जहाँ हमारे मुल्क को ज़रूरत है, वो ये कि इस इन्वेंशन को इस्तेमाल करके हमने नई चीज़ें इन्वेंट करनी है, ना कि इसको एज एक टॉय इस्तेमाल करना है, खिलौने की तरह इस्तेमाल करते रहें। हम इसके साथ खेलने में लगे होंगे, दुनिया एक नया चैट GPT बना देगी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एलॉन मस्क ने भी अनाउंस कर दिया कि वो अपना चैट GPT बना रहा है। क्यों? मैं इस बात को पहले बताता हूँ वो क्यों बना रहा है। क्योंकि 2021 तक 80% डेटा चैट GPT को ट्विटर ने दिया था। अच्छा। अब ट्विटर किसके पास है? एलॉन मस्क के पास। उसके पास है। उसको पता है कि डेटा मेरे पास है, और कोई भी बॉट हो उसके पीछे सबसे कमाल बड़ा डेटा का होता है। तो बना रहा है। गूगल ने एक लॉन्च किया अपना प्रोसेस कोड रेड के नाम से। अच्छा। उनके CEO ने अपनी टीम से कहा है कि हमें 3 टाइम 4 टाइम अपनी एफर्ट बढ़ानी है टू काउंटर दिस। चाइना अपना लेके आ रहा है। इवेंचुअली हर मुल्क के पास अपना चैट GPT होगा, राइट? सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट वी कैन डू एज ए नेशन, इससे सबसे पहले चैट GPT से नए नए सिस्टम बनाया जाए। फॉर एग्जांपल, मेरी टीम ने, मेरी कंपनी में, हमने एक सिस्टम बनाया कि आप एग्रीमेंट लें, कोई भी एग्रीमेंट लें, अपलोड कर दें, मेरा सिस्टम आपको बताएगा कि कौन सा क्लॉज इसमें रिस्की है, कौन सा सेव है, कौन सा आपको देखने की ज़रूरत है। अब आपको 10 पेजेस का एग्रीमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिस्टम को दे दें, सिस्टम आपको रिजल्ट दे देगा। राइट? सो अब ये चैट GPT का इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि चैट GPT आपको 3-4 मॉडल देता है। तो टेक्नोलॉजी पे जब हम बैठे हैं तो चैट GPT का इस्तेमाल करें, हमें इन्वेंशन करने की ज़रूरत है। अब वो लोग आ जाएं जो बिज़नेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, हेल्थ है, इसके अंदर चैट GPT आपको बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हो, आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो ये आपको आपके कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बारे में बताता है कि कस्टमर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसके सेंटिमेंट एनालिसिस देता है, उसके मूड स्विंग्स के बारे में भी आपको बताता है। अब मुझे बताएं, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो और आपको अपने कस्टमर के बारे में इतना पता है, तो आपकी सेल कहाँ चली जाएगी? सोशल मीडिया में आ जाएं तो ये ऑटोमेटिक कंटेंट जनरेट करता है, यूनिक कंटेंट जनरेट करेगा, आपकी पोस्ट को स्केड्यूल भी करेगा, पोस्ट भी करेगा, और उसको टेक केयर भी करेगा उसका, जो जिसके लिए हमने पूरी टीम्स रखी होती हैं। अब टीम कहेगी कि हम तो चले जाएंगे। नहीं, आप नहीं चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप जहाँ 10 पोस्ट करते हैं वहाँ 100 कर लेंगे, प्रोडक्टिविटी चाहिए।
अब वो लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहे हैं, अब घर में बैठ कर आपका शो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसका क्या करें, आप इस पर जाएं, एक अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा, ठीक है, बहुत ही बेसिक फर्स्ट स्टेप ये है कि यू लर्न बेसिक फ्रीलांसिंग। ठीक है, कोई भी कहीं भी किसी भी पोर्टल पे जाके आप अपना अकाउंट बनाएं, आप कंटेंट राइटिंग शुरू करें, ब्लॉग राइटिंग शुरू करें, प्रोडक्ट कॉपी राइटिंग शुरू करें। अब आपको जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो नहीं चाहिए होगी, आपको चैट जीपीटी कंटेंट दे देगा, आपने इसको एडिट करना है, ट्वीक करना है और आपने सेलिंग शुरू करनी है अपने कंटेंट की, तो वो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चैट जीपीटी से पहले दौर में चले जाएं तो आपको पूरी कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग सीखनी होती थी, बड़े बड़े लोगों को ढेर सारे पैसे पे करने होते थे। नो यू वोंट हैव टू। तो घर बैठे आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिख के, ब्लॉग्स लिख के, डिफरेंट कॉपी राइटिंग करके, इवन प्रोडक्ट्स नेम आप यूनिक बना सकते हैं, कुछ भी तो आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। यू नीड टू लर्न बेसिक फ्रीलांसिंग एंड फ्री चैट जीपीटी अकाउंट। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हर मुल्क अपना चैट जीपीटी बना रहा है, पाकिस्तान बना सकता है या आने वाले दिनों में ऐसी कोई तवक्को की जा सकती है कि हम जाएं इसके पास? दैट्स अ पेनफुल क्वेश्चन और मेरे लिए ये वाकई परेशान कौन है सोच के। मैं आपको बताऊं, चैट जीपीटी के पीछे सारा कमाल डेटा का है, सारा कमाल डेटा का है। एल्गोरिथम्स बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोग ने आज तक पाकिस्तान में कभी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज इंप्लीमेंट ही नहीं की। हमारी डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज इनफेक्टिव है, इतने काम की नहीं है। हम डेटा अपना प्लेट में रख के सारी दुनिया को बांट रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा दुश्मन हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है। उनको पता है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या उठते हैं, हमें सब कुछ उनको पता है। दुनिया से कोई भी शख्स उठता है पाकिस्तान में, वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च करता है, उससे नहीं पूछा जाता कि डेटा कहाँ जा रहा है। हम अपने पोर्टल्स बनाते हैं, लाइव कर देते हैं, हमसे नहीं पूछा जाता कि डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज क्या हैं। आप यूएस में कोई अपनी वेबसाइट पोर्टल लॉन्च करके दिखाएं, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ये फुली सिक्योर है, उनकी टीम चेक करती है और अगर कहीं डेटा ब्रीच पाया गया किसी का तो वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। अभी फेसबुक का डेटा लीक हुआ था, फेसबुक को कितनी बड़ी पेनल्टी, कितना केस पड़ा, सबकी इतनी सब हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेटलमेंट फेसबुक ने की, उसके बावजूद यूके नहीं मान रहा। क्यों? वो लोग अपने डेटा को इज्जत देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली मसरूफ हैं खाना पीना जीने के अंदर, और इस दौरान हम जितने मर्जी वेपन बना लें, मैं आपको बता रहा हूँ, हम जितने मर्जी वेपन बना लें, लेकिन डेटा जो है सबसे बड़ा, आगे डेटा की ही जंग है ना, और हमारा कोई कंट्रोल तो है ही नहीं है। आगे डेटा के जंग है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए चाइना अपना लेके आ रहा है जीपीटी। क्यों? अब चाइना अपना जीपीटी क्यों निकाल रहा है? वो इसको क्यों नहीं यूज कर लेता? इलॉन मस्क अपना क्यों बना रहा है? गूगल अपना क्यों बना रहा है? यू नो व्हाट, चैट जीपीटी के अंदर एक चीज होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अच्छा, मतलब जब आप उससे कंटेंट जनरेट करते हैं तो यूजर उसको बताते हैं कि ये मेरे काम का था या नहीं था, तो उससे वो मजीद ट्रेन होता है। तो अब ये होगा कि जिसका चैट जीपीटी ज्यादा इस्तेमाल होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसके पास डेटा ज्यादा आ जाएगा। चैट जीपीटी आपको आपका डेटा आपको दिखा के आपसे मजीद डेटा लेने आया। आपको समझ आ रही है? पहले उसने आपका डेटा लिया, सही, बॉट बना, आपको कन्वर्सेशन फायदा दिया, फायदा देते देते आपका मजीद डेटा ले जाएगा। अच्छा, और मजीद पावरफुल होता जाएगा। इसी तरह से होता जाएगा। मशीन्स इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि हमारे लिए खतरा बन सकती हैं इन फ्यू डेकेड्स। जो एलॉन मस्क ने पहले कह दिया कि मशीन खतरा बन सकते हैं, क्योंकि हम डेटा जो दे रहे हैं वो कंट्रोल नहीं है, हम अनकंट्रोल्ड डेटा फीड कर रहे हैं। तो इसलिए चाइना हर बंदा अपनाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने अगर बनाना है, वी नीड डेटा, एंड वेयर इज द डेटा पॉलिसीज? वी डोंट हैव दैट। और सबसे बड़ी बात, आज अगर हम ये काम शुरू करें तो हमें 10-20 साल लगेंगे। तो मतलब ये है कि आज अगर कोई गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है तो उनको तो क्रेडिट नहीं मिलेगा ना, ऑब्वियसली। तो कोई इसलिए शायद मे बी इट्स अ वॉर ऑफ क्रेडिट, लेकिन हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। हमें अगले 10 साल के लिए डेटा रिफॉर्म्स लाने होंगे और हमें डेटा प्रोटेक्शन करनी होगी और हमें अपना डेटा सिक्योर करना होगा, पर्टिकुलरली जब पूरे मुल्क आपका डेटा लेने के लिए तैयार है। हाँ, एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ वी यू नो 10 साल 20 साल अगर आज स्टार्ट करें तो शायद पाकिस्तान 10-20 साल हम लोग जा सकते हैं 10 साल 20 साल आगे, वरना हम लोग मेरे हाल से उससे भी पीछे रह जाएंगे अगर हम अभी भी नहीं स्टार्ट करेंगे। दूसरा, ये चैट जीपीटी गूगल के लिए कैसे थ्रेट साबित हो रहा है, उसके लिए कैसे खतरा बन रहा है? आई वुड कॉल इट एग्जेजरेशन, क्योंकि थ्रेट बाय थ्रेट मीन कि गूगल का बिजनेस हर्ट हो रहा है। इट्स नॉट लाइक, पहले समझ लें गूगल क्या है, चैट जीपीटी। गूगल एक सर्च इंजन है। हाँ जी।
जो बिलियंस ऑफ वेबसाइट से डेटा सर्च करके आपको ला देता है। एग्जैक्टली। चैट जीपीटी एक कन्वर्सेशनल बॉट है, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उससे आपको वो ह्यूमनली रीडेबल कंटेंट दे देता है। अच्छा, ओके। मैं आपको 2 तरीके से बताऊं। चैट जीपीटी के पास 570 जीबी डेटा है, 570 जीबी। गूगल के पास 10 करोड़ जीबी डेटा है। ओह, आप कंपैरिजन देखें। गूगल की अपनी एक एआई टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी से बहुत पहले बन चुकी है, कन्वर्सेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे आप गूगल असिस्टेंट कहते हैं। वो क्या कर रहा है? वो यही कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट मैच्योरिटी हियर ऑनवर्ड। गूगल इज अ सर्च इंजन। ठीक है। गूगल के बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। गूगल एक बहुत बड़ा जायंट है, इट्स एन इकोसिस्टम। इतना आसान नहीं होगा चैट जीपीटी के लिए वो करना, थोड़ी एग्जैजरेटेड है, बट यस एक बड़ा आया है। माइक्रोसॉफ्ट उसके साथ मिल गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंटली 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया। मैं उसमें एक और बात बताता जाऊँ, वो सारी इन्वेस्टमेंट कैश नहीं है। बेसिकली चैट जीपीटी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसको कंप्यूटेशनल पावर चाहिए थी इतने डेटा को प्रोसेस करने के लिए। गूगल के पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा थी। ओके। तो चैट जीपीटी ने कंप्यूटेशनल पावर बाय किया माइक्रोसॉफ्ट से। तो 80% जो है उसका शेयर जो है वो एज ए कंप्यूटेशनल पावर खरीदा है चैट जीपीटी ने, 20% कैश में जाएगा और फिर उनकी हो रही है। तो ऑब्वियसली दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, बट गूगल इज नॉट लाइक सिटिंग आइडल। मैंने भी कहा गूगल ने जो कोड रेड के नाम से इनिशिएटिव लिया है उसके रिजल्ट आएंगे। बार्ड जो गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि बार्ड ने एक क्वेश्चन का आंसर गलत है, थोड़ा प्रीमेच्योर है, लेकिन बार्ड आएगा, वो चैट जीपीटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। अच्छा, ठीक है। तो बार्ड उन्होंने बना दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि गूगल को कोई इमीडिएटली बहुत बड़ा खतरा है। इन फ्यूचर वो सो जाएं जैसे हम सो जाते हैं तो फिर गूगल भी रिप्लेस हो जाएगा। फिर कुछ हो सकता है। अच्छा, दूसरा आपने सुना है कि चैट जीपीटी सब्सक्रिप्शन फीस भी अब लेना चाह रहा है आगे जाके, इस तरह के ऐलानात भी आ रहे हैं, पैसे भी अब लेना चाह रहे हैं। ये तो ऑब्वियस बात है, पहले वो हमें हमारा डेटा लेगा, पहले लालच देंगे और फिर पैसे लेंगे। पैसे लेंगे बेसिकली, अभी भी पैसे ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन डिफरेंट सेंस पे। जो इनके चैट जीपीटी ना आपको 2 तरह से फायदा देता है। एक तो ये कि आप उनके पोर्टल पे जाके कंटेंट जनरेट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो कंटेंट। दूसरा ये आपको पीछे मॉडल्स देता है कि आप अपना कुछ बना लो, जिसकी बात मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को इन्वेंशन करनी है। उन 4 मॉडल्स के नाम हैं, डाविंची है, क्यूरी है, बैबेज है, एडा है। ये 4 वो मॉडल हैं। आप ये समझ लें कि जैसे अगर आपका ये ऑफिस है, दुनिया न्यूज़ का एक पूरा सेटअप है, आप कहते हैं कि जी हमारे आपने अगर कोई सर्विस यूज़ करनी है, हमारी ये 4 ब्रांचेस, आप इनसे बात कर लें, इनको पर सर्विस इतने पैसे देंगे, ये आपको हमारी सर्विस दे देंगे। वो आप तक एक्सेस नहीं रखेंगे, उन 4 ब्रांचेस से बात कर लेंगे। तो इसके छोटे 4 मॉडल्स हैं डिफरेंट, जो APIs एक्सपोज करते हैं, जिससे हम नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये एग्रीमेंट एनालिसिस की ऐप बनाई है, नई चीज़ें बना सकते हैं। उसके चार्जेस हैं पर हिट, कि 1 रुपया में प्रॉबेबली आपको मिलता है 1 रुपया में कुछ हज़ार की वर्ड्स आते हैं। तो जितने ज़्यादा डाटा लेंगे उतने ज़्यादा पैसे होंगे। बट इवेंचुअली ये चैट जीपीटी भी फ्री नहीं होगा, कॉस्ट पे कॉस्ट। सुनने में आ रहा है कि शायद $20 का सब्सक्रिप्शन मिलेगी इसके बहुत बहुत हैवी जाएगा ये। दैट डिपेंड्स कि बाकी लोग कैसे आते हैं, क्योंकि चाइना का क्या करता है, गूगल क्या करता है, एलॉन मस्क क्या करता है। मतलब टफ कंपटीशन आने वाला है। तब तक ये अपनी जगह बना चुका होगा। अच्छा, अब जो भी कंपटीशन वाला आएगा उसने सिर्फ चैट जीपीटी से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे प्राइसिंग करनी है। अच्छा, ट्रेंड सेटर जो है इस चैट जीपीटी इज अ ट्रेंड सेटर, ओपन एआई इज अ ट्रेंड सेटर। चैट जीपीटी बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ ओपन है, ये ट्रेंड सेटर। मतलब वो तो अपनी तब तक जगह बना चुका होगा ना। बाकी फिर आएंगे, फिर देखेंगे कि वो इससे ऊपर जाते हैं या थोड़ा सा नीचे रहते हैं अभी भी, क्योंकि हर कोई अपनी जगह बनाकर चला जाता है, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। हम मुंह तकते रह जाते हैं उन सबका। हम बिल्कुल रुके हुए हैं। हम एक्चुअली इसको एज ए टॉय यूज कर रहे हैं ना, फन के तौर पे। दूसरा ये इरफान, के कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, हम उसका सबसे पहले नेगेटिव यूज करते हैं, पॉजिटिवली कभी नहीं हम उसको लेके चलते। वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिवली यूज करते हैं, पर उससे भी पहले हम उससे डर जाते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले खतरा होता है कि यार चैट जीपीटी हमारी जॉब रिप्लेस कर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, क्या चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खत्म कर देगा? तो मैं इस पे एक जवाब देता हूँ कि द आंसर इज कि चैट जीपीटी और AI उनकी नौकरियां खत्म करेगा जो नालायक हैं। सही, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज लेवल के काम, एवरेज डिजाइन जनरेट हो रहे हैं, कंटेंट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, आपका स्किल सेट बहुत हाई है, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ऊपर ले जाएगा, ना कि आपकी जॉब रिप्लेस। ठीक है जी, ये नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, उनको अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने तरक्की करना है तो। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और नई टेक्नोलॉजी के हवाले से हमें अपडेट किया है। जनाब, मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।